नमस्कार और स्वागत है एक और गहरी पड़ताल में। आज हम जिस खजाने की बात करने वाले हैं वो है बेंजामिन ग्राहम की क्लासिक किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। जी इसे निवेश की दुनिया में लोग अक्सर वैल्यू इन्वेस्टिंग की बाइबल भी कहते हैं। जी और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये वाकई बहुत अहमियत रखती है। बिल्कुल सही कहा। ये किताब 1949 में आई थी पहली बार, सोचिए। लेकिन इसके जो सिद्धांत है वो आज भी इतने सालों बाद भी उतने ही रेलेवेंट और पावरफुल हैं। हाँ, हमारे पास इस कमाल की किताब का एक अच्छा खासा सार है। तो आज कोशिश रहेगी कि इस सार में से वो सबसे ज़रूरी बातें, वो प्रैक्टिकल ज्ञान निकालें जो किसी को भी एक समझदार निवेशक बनने में मदद कर सकता है। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम सिद्धांत दोहरा दें, बल्कि ये समझें कि आज के ज़माने में आज के निवेशक के लिए इन बातों का क्या मतलब है। और अपनी जो अंदरूनी भावनाएं होती हैं उनके उतार चढ़ाव के बीच एक स्टेबल रास्ता बनाने में मदद कर सकते हैं। सही। तो चलिए शुरू करते हैं उस सबसे बुनियादी सवाल से जो ग्राहम सबसे पहले उठाते हैं कि आप निवेशक हैं या सट्टेबाज। ये फर्क करना, ये ग्राहम के फलसफे का शायद पहला और सबसे जरूरी कदम है। उनके अपने शब्दों में कहें तो निवेश एक ऐसा ऑपरेशन है जो पूरी तरह विश्लेषण के बाद मूलधन की सुरक्षा और पर्याप्त रिटर्न का वादा करता है। और जो ऑपरेशन इन शर्तों को पूरा नहीं करता वो सट्टेबाजी है। सीधा हिसाब। तो मतलब फर्क सिर्फ ये नहीं कि कितनी कमाई की उम्मीद है, बल्कि तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है। हाँ बिल्कुल। निवेशक मतलब पूरी रिसर्च करेगा, रिस्क कितना है देखेगा और लंबे समय के नजरिए से पैसा लगाएगा। एक सोची समझी चाल। एकदम सही। जबकि सट्टेबाज वो अक्सर कम समय के फायदे देखता है, बाजार ऊपर नीचे हो रहा है उस पर दांव लगाता है या किसी टिप पर भरोसा कर लेता है। कोई हॉट टिप मिल गई कहीं से। जी, इसमें विश्लेषण शायद उतना गहरा ना हो और जोखिम का अंदाजा भी ठीक से ना लगाया गया हो। ग्राहम इसे एक खेल की तरह देखते थे, पर ऐसा खेल जिसमें ज्यादातर बाजार ही जीतता है। तो ये समझना कि आप कौन हैं या कौन बनना चाहते हैं, निवेशक या सट्टेबाज, ये आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी की दिशा तय कर देता है। सही बात है, जैसे बिना नक्शे के सफर पे निकल पड़ना। हाँ, कुछ वैसा ही। और बाजार के इसी उतार चढ़ाव को, इसी जिसे कहते हैं अप्रत्याशित स्वभाव को समझाने के लिए ग्राहम ने एक बहुत ही मजेदार किरदार बनाया, मिस्टर मार्केट। ये तो बहुत फेमस है। हाँ, और ये बड़ा ही जबरदस्त रूपक है ना। हाँ। आप सोचिए कि आपका एक बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। ठीक है। अब ये पार्टनर जो है वो बहुत ही मूडी है, बहुत अस्थिर। हर रोज आपके पास आता है और या तो अपने हिस्से के शेयर आपको बेचने की पेशकश करता है या आपके हिस्से के शेयर खरीदने का प्रस्ताव रखता है। हर रोज? हर रोज। और मुश्किल ये है कि उसकी जो कीमत है वो हर दिन उसके मूड पर निर्भर करती है। और उसका मूड तो जैसा आपने कहा, बिल्कुल मौसम जैसा। कभी तो वो एकदम आशावादी, भविष्य सुनहरा दिख रहा है और वो आसमान छूती कीमतें मांगेगा। हाँ, फिर अचानक पता नहीं क्यों कोई बुरी खबर आई या बस ऐसे ही वो घबरा जाता है, एकदम निराश हो जाता है और अपने हिस्सेदारी बिल्कुल सस्ते में बेचने को तैयार। बिल्कुल। अब ग्राहम कहते हैं कि जो समझदार निवेशक है वो मिस्टर मार्केट के इस रोज के ड्रामा से परेशान नहीं होता। सबसे जरूरी बात, मिस्टर मार्केट आपका पार्टनर है, ठीक है, लेकिन उसे अपना मालिक कभी मत बनने दो। वो आपको रोज एक कीमत बताता है, पर आपको उस कीमत पर सौदा करना ही पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये तो एक तरह से इमोशनल कंट्रोल की बात हो गई। हाँ, कि जब मिस्टर मार्केट डरा हुआ है, कीमतें बहुत कम बता रहा है, तब अगर आपको लगता है कि ये कीमत आपकी कंपनी की जो असली वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू जिसे कहते हैं, उससे कम है, तो ये तो खरीदने का बढ़िया मौका हो सकता है। बिल्कुल। हाँ। आप उसके डर का फायदा उठा सकते हैं। हाँ। और जब वो बहुत ज्यादा जोश में है, बेतुकी ऊंची कीमतें लगा रहा है, तो आप या तो उसे बेचने का सोच सकते हैं या फिर बस उसे नजरअंदाज कर सकते हैं। अपना काम करते रहो। ग्राहम का मैसेज साफ है। बाजार की भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी मत होने दो। अपना होमवर्क खुद करो, अपना मूल्यांकन करो और उस पर टिके रहो। मिस्टर मार्केट की राय सुनो, पर आखिरी फैसला आपका। ये समझना कि बाजार कभी कभी तरकीन हो सकता है और हमें उससे प्रभावित नहीं होना है, जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है। जी। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए ग्राहम निवेशकों को उनकी अपनी पसंद और लक्ष्यों के हिसाब से दो अलग कैटेगरी में भी रखते हैं। हाँ, ये भी एक जरूरी क्लासिफिकेशन है। वो बात करते हैं रक्षात्मक यानी डिफेंसिव निवेशक की और उद्यमी यानी एंटरप्राइजिंग या एक्टिव निवेशक की। अच्छा।
और उन्होंने ये बंटवारा इसलिए किया क्योंकि वो समझते थे कि हर किसी के पास निवेश के लिए बराबर का समय, इंटरेस्ट या इमोशनल टॉलरेंस नहीं होता। सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। तो रक्षात्मक निवेशक जैसा नाम से ही लग रहा है, हाँ। वो हैं जो सेफ्टी पहले देखते हैं। हाँ। वो शायद निवेश में बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करना चाहते, राइट। या ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। सही। इनके लिए ग्राहम का सुझाव है कि वे मुख्य रूप से जो जानी मानी बड़ी कंपनियां हैं उनके शेयर और हाई क्वालिटी बॉन्ड्स के एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो पर फोकस करें। मतलब सब कुछ एक जगह ना रखें। इंडेक्स फंड भी शायद इनके लिए अच्छा है। हाँ, इंडेक्स फंड भी इनके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। इनका मुख्य लक्ष्य होता है कि बड़ी गलतियों से बचें और लंबे समय में एक ठीक ठाक संतोषजनक रिटर्न पाएं। जरूरी नहीं कि बहुत जबरदस्त हो। इसके लिए कम माथापच्ची, कम विश्लेषण की जरूरत होती है। ये एक सीधा और सुरक्षित रास्ता है, बस अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। और डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण, वो इनके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। और दूसरी तरफ हैं उद्यमी निवेशक। ये वो लोग हैं जो शायद बाजार से बेहतर करना चाहते हैं। हाँ। और इसके लिए ज्यादा मेहनत और टाइम लगाने को भी तैयार हैं। बिल्कुल। उद्यमी निवेशक सिर्फ बड़ी जानी मानी कंपनियों तक ही सीमित नहीं रहते। वो कंपनियों का गहरा विश्लेषण करते हैं। उनकी कमाई कैसी है, मैनेजमेंट कैसा है, इंडस्ट्री का भविष्य क्या है, ताकि वो ऐसी कंपनियां ढूंढ सकें जिनके शेयर बाजार में उनके असली मूल्य से काफी कम कीमत पर मिल रहे हों। अच्छा, जिन्हें वैल्यू स्टॉक्स कहते हैं। जी, वैल्यू स्टॉक्स। ये कुछ खास सिचुएशंस का भी फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कोई कंपनी बिक रही हो या पुनर्गठन हो रहा हो। फिर उद्यमी निवेशक के लिए ज्यादा स्किल, ज्यादा टाइम और शायद ज्यादा हिम्मत भी चाहिए होगी, क्योंकि उन्हें कई बार बाजार की आम राय के खिलाफ जाना पड़ सकता है। निश्चित रूप से उद्यमी निवेशक के लिए गहरा विश्लेषण, धैर्य और अनुशासन, ये सब बहुत जरूरी हैं। उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने और भीड़ से अलग चलने का साहस रखना होता है। इसमें बेहतर रिटर्न की संभावना तो ज्यादा है, पर गलती की गुंजाइश और जो मेहनत लगती है वो भी ज्यादा है। ग्राहम साफ कहते हैं कि दोनों ही रास्ते ठीक हैं, पर जरूरी ये है कि निवेशक ईमानदारी से खुद को परखे, उसका इंटरेस्ट कितना है, वो कितना टाइम दे सकता है, उसकी रिस्क लेने की क्षमता क्या है, और फिर अपने लिए सही रास्ता चुने। मतलब सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और चाहे कोई रक्षात्मक रास्ता चुने या उद्यमी वाला, ग्राहम एक सिद्धांत को दोनों के लिए जरूरी मानते हैं। एक ऐसा सिद्धांत जिसे वो निवेश के दर्शन का सेंट्रल पिलर कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा का अंतर। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब क्या है आसान भाषा में? ये ग्राहम के सबसे मशहूर और शायद सबसे जरूरी विचारों में से एक है। और इसका जो मूल विचार है वो असल में बहुत सरल है। किसी चीज को, किसी एसेट को उसके अनुमानित असली मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम कीमत पर खरीदना। अच्छा। मान लीजिए आपने पूरी रिसर्च की और आपको लगता है कि किसी कंपनी के शेयर का असली मूल्य 100 रुपए प्रति शेयर है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिद्धांत कहता है कि आप उसे तभी खरीदें जब वो बाजार में मान लीजिए 60 या 70 रुपए या उससे भी कम में मिल रहा हो। तो ये जो 30-40 रुपए का गैप है, यही है सुरक्षा कवच। लेकिन इसकी जरूरत क्या है? अगर हमारा विश्लेषण सही है कि मूल्य 100 रुपए है, तो 90 रुपए पर खरीदना भी तो फायदे का सौदा होना चाहिए। यहीं पर ग्राहम की जो दूर की सोच है वो दिखती है। वो मानते थे कि भविष्य का कुछ पक्का नहीं है और हमारा विश्लेषण कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसमें गलती की गुंजाइश हमेशा रहती है। हो सकता है हमने कंपनी की कमाई का अनुमान ज्यादा लगा लिया हो, या अर्थव्यवस्था में अचानक कोई मंदी आ जाए, या कंपनी के साथ ही कुछ गड़बड़ हो जाए। कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अनदेखे जोखिमों और हमारी अपनी गलतियों के खिलाफ एक बफर, एक कुशन का काम करता है। ये एक तरह का इंश्योरेंस है। अच्छा, तो ये सिर्फ नुकसान से बचाने के लिए? मुख्य रूप से तो हाँ, लेकिन इसका एक और फायदा भी है। अगर आपका विश्लेषण सही निकला और शेयर की कीमत वापस अपने असली मूल्य यानी 100 रुपए की तरफ गई, तो जिसने 60-70 पर खरीदा था उसका मुनाफा 90 पर खरीदने वाले से कहीं ज्यादा होगा। हाँ, ये तो है। तो ये ना सिर्फ जोखिम कम करता है, बल्कि मुनाफे की संभावना को भी बढ़ाता है। ये निवेश में समझदारी से रिस्क मैनेज करने का सबसे बेसिक और सबसे शक्तिशाली तरीका है। ये बात समझ में आई। मतलब असली मूल्य का एकदम सटीक अंदाजा लगाना मुश्किल है, इसलिए हमेशा एक गुंजाइश लेके चलना जरूरी है। बिल्कुल। वैसे आपने असली मूल्य की बात की,
क्या ग्राहम ने बताया कि इसे कैसे कैलकुलेट करें? कोई फॉर्मूला है? ग्राहम ने इसके लिए कोई एक सीधा फॉर्मूला नहीं दिया क्योंकि हर कंपनी अलग होती है, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि असली मूल्य का अनुमान कंपनी के जो ठोस तथ्य हैं उन पर आधारित होना चाहिए। जैसे उसकी कमाई की क्षमता क्या है, उसके पास संपत्ति एसेट्स कितनी है, वो डिविडेंड देती है या नहीं, और भविष्य में टिके रहने की कितनी संभावना है। ये सिर्फ मौजूदा शेयर कीमत या बाजार के मूड पर आधारित नहीं होना चाहिए। ना होता है। ये काम उद्यमी निवेशक ज्यादा गहराई से करते हैं, लेकिन रक्षात्मक निवेशक को भी कम से कम इतना समझना चाहिए कि वो जिस कीमत पर खरीद रहा है वो कंपनी की बुनियादी ताकत के हिसाब से ठीक है या नहीं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिद्धांत तो दोनों पर लागू होता है। ठीक है। अब एक और चीज है जिसके बारे में ग्राहम निवेशकों को सावधान करते हैं, एक ऐसा छुपा हुआ दुश्मन जो धीरे धीरे हमारी बचत और निवेश की जो खरीदने की शक्ति है उसे कम करता रहता है। वो है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। हाँ, ग्राहम इन्फ्लेशन को लेकर बहुत ही सजग थे। वो इसे बचत का गुप्त चोर कहते थे। गुप्त चोर? हाँ, समय के साथ पैसे की जो खरीदने की ताकत है वो कम होती जाती है। अगर आपका निवेश साल में 5% बढ़ रहा है लेकिन महंगाई भी 6% की दर से बढ़ रही है, तो असल में आप अमीर नहीं हो रहे, आप गरीब हो रहे हैं। सही बात है। आपका पैसा सिर्फ नंबर में बढ़ रहा है लेकिन उसकी असली वैल्यू घट रही है। ये तो बहुत जरूरी बात है, खासकर जब हम लंबे समय के निवेश की बात करते हैं। तो इससे निपटने का ग्राहम का सुझाव क्या था? बस ज्यादा रिटर्न कमाना? उनका सुझाव था कि निवेशकों को ऐसी चीजों में पैसा लगाना चाहिए जिनमें महंगाई को मात देने की क्षमता हो। पारंपरिक रूप से इसमें इक्विटी यानी शेयर शामिल है। क्यों? क्योंकि अच्छी कंपनियां समय के साथ अपनी कीमतें और मुनाफा बढ़ाकर महंगाई का मुकाबला कर सकती हैं। रियल एस्टेट भी एक विकल्प हो सकता है। उनका मानना था कि सिर्फ कैश या कम ब्याज वाले बॉन्ड्स में बहुत ज्यादा पैसा रखना लंबे समय में खरीदने की शक्ति के लिए खतरनाक हो सकता है। पोर्टफोलियो में कुछ ऐसा होना चाहिए जो असली मूल्य में बढ़े। पोर्टफोलियो की बात चली है तो रक्षात्मक निवेशक के लिए एसेट एलोकेशन यानी संपत्ति आवंटन पर ग्राहम के क्या विचार थे, खासकर शेयरों और बॉन्ड्स के बीच बैलेंस को लेकर? रक्षात्मक निवेशक जो स्थिरता और सुरक्षा चाहता है उसके लिए ग्राहम ने एक सरल और संतुलित नियम सुझाया था। वो था, अपने निवेश पोर्टफोलियो का लगभग 50% हिस्सा हाई क्वालिटी बॉन्ड्स में रखें और 50% हिस्सा डाइवर्सिफाइड इक्विटी यानी शेयरों में। 50-50? हाँ, 50-50। ये एक न्यूट्रल स्टार्टिंग पॉइंट देता है जो जोखिम और रिटर्न के बीच एक अच्छा संतुलन बनाता है। बॉन्ड से स्थिरता और रेगुलर इनकम मिलती है, जबकि शेयर लंबे समय में ग्रोथ और महंगाई से सुरक्षा देते हैं। लेकिन क्या ये 50-50 का नियम बिल्कुल पत्थर की लकीर है या इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी है? ग्राहम बहुत प्रैक्टिकल थे। उन्होंने कहा कि ये 50-50 एक स्टैंडर्ड है, लेकिन निवेशक बाजार की स्थितियों के आधार पर इसे एडजस्ट कर सकता है। अच्छा, कैसे? उनका सुझाव था कि शेयरों का हिस्सा कभी भी 25% से कम और 75% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और बॉन्ड्स का इसके उलट। जैसे अगर शेयर बाजार बहुत ज्यादा महंगा लगे, मतलब कीमतें असली मूल्य से बहुत ऊपर चली गई हों, तो एक रक्षात्मक निवेशक शेयरों का हिस्सा घटाकर 25% तक ला सकता है और बॉन्ड्स में 75% तक जा सकता है। और अगर बाजार बहुत सस्ता लगे, जैसे मिस्टर मार्केट बहुत डरा हुआ हो, तब वो शेयरों का हिस्सा बढ़ाकर 75% तक ले जाने पर विचार कर सकता है। जरूरी बात यह है कि ये एडजस्टमेंट बाजार के मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन के तर्कसंगत विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए, मिस्टर मार्केट के मूड पर नहीं। बिल्कुल नहीं, न ही मीडिया के हेडलाइंस पर। ये लचीलापन निवेशक को मौकों का फायदा उठाने और ज्यादा जोखिम से बचने में मदद करता है, लेकिन हाँ, इसके लिए भी अनुशासन बहुत जरूरी है। ये सारी बातें निवेश बनाम सट्टेबाजी, मिस्टर मार्केट, निवेशक के प्रकार, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इन्फ्लेशन, एसेट एलोकेशन, ये सब मिलकर एक समझदार निवेशक की तस्वीर बनाते हैं। लेकिन ग्राहम के हिसाब से ये रणनीतियां तभी काम करती हैं जब निवेशक में कुछ खास आदतें और एक तरह का स्वभाव हो। वो क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने। ग्राहम बार बार कहते थे कि निवेश में सफलता इंटेलिजेंस यानी आईक्यू से ज्यादा टेम्परामेंट यानी स्वभाव पर निर्भर करती है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की पहचान उसकी रणनीतियों से उतनी नहीं होती जितनी उसकी आदतों और उसकी सोच से होती है। इनमें जो मुख्य हैं वो हैं, पहला, धैर्य,
पेशेंस, ये समझना कि निवेश एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। हाँ, अच्छे नतीजों के लिए समय देना पड़ता है। दूसरा, अनुशासन, डिसिप्लिन, अपनी निवेश योजना और सिद्धांतों पर टिके रहना, खासकर तब जब बाजार में डर या लालच का माहौल हो। मुश्किल होता है ये। बहुत मुश्किल। तीसरा, सीखने की लगातार इच्छा। बाजार, कंपनियां, सिद्धांत बदलते रहते हैं, तो सीखते रहना जरूरी है। चौथा, भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल, शायद सबसे जरूरी। डर और लालच को अपने फैसलों पर हावी ना होने देना, मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग से अप्रभावित रहना। पांचवा, स्वतंत्र सोच, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, भेड़चाल से बचना, अपना विश्लेषण करना और उस पर भरोसा रखना। दूसरों की सुनो, पर करो अपने मन की, अपने तर्क के आधार पर। सही। छठा, व्यावसायिक रवैया, बिजनेस जैसा एटीट्यूड, निवेश को एक गंभीर काम समझे, जुआ नहीं, विश्लेषण, योजना, रिकॉर्ड रखना। और सातवां, विनम्रता, ह्यूमिलिटी, ये मानना कि आप सब कुछ नहीं जानते और बाजार आपको कभी भी गलत साबित कर सकता है। इसीलिए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना जरूरी है। ये आदतें तो एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती हैं। जैसे अगर इमोशनल कंट्रोल नहीं है तो अनुशासन रखना मुश्किल है, बिल्कुल और अगर स्वतंत्र सोच नहीं है तो भेड़चाल से कैसे बचेंगे। सही कहा। मुझे लगता है कि आज की जो दुनिया है, इतनी तेज रफ्तार, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, शायद इसमें इमोशनल कंट्रोल और धैर्य बनाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। हर तरफ से लगातार खबरें, टिप्स, ओपिनियंस। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज का माहौल ग्राहम के समय से कहीं ज्यादा शोरगुल वाला है। हर मिनट कोई नई खबर, कोई नया ऐप। हाँ, लेकिन यही कारण है कि ये आदतें आज और भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं। ये आदतें ही वो फिल्टर हैं जो हमें शोर में से काम की बात पहचानने में मदद करती हैं। अच्छा। ये हमें सट्टेबाजी के लालच और मिस्टर मार्केट के इमोशनल जाल से बचाती हैं। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी के सिद्धांत को असल जिंदगी में उतारने के लिए जरूरी मेंटल फ्रेमवर्क देती हैं। और इस पूरे फलसफे, इन सिद्धांतों और आदतों की ताकत का सबसे बड़ा सबूत शायद दुनिया के सबसे कामयाब निवेशक वॉरेन बफे हैं, जो बेंजामिन ग्राहम के शिष्य रहे हैं। बफे ने इस किताब के बारे में क्या कहा है? वॉरेन बफे ने तो कई बार कहा है कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर निवेश पर लिखी गई आज तक की सबसे बेहतरीन किताब है। बाय फार द बेस्ट बुक ऑन इन्वेस्टिंग एवर रिटन। वाह। उन्होंने यहां तक कहा है कि अगर कोई इंसान सिर्फ 2 चैप्टर 8 जो मिस्टर मार्केट के बारे में है और चैप्टर 20 जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर है को पूरी तरह समझ ले और उनके संदेश को अपने निवेश के तरीके में उतार ले, तो उसे निवेश में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो जबरदस्त बात है। इससे बड़ी सिफारिश तो हो ही नहीं सकती। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। बफे में अपनी पूरी निवेश रणनीति और अपनी सफलता की नींव ग्राहम के इन्हीं सिद्धांतों पर रखी है। बर्कशायर हैथवे की जो सफलता है वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि ग्राहम के विचार कितने शक्तिशाली और टाइमलेस हैं। ये दिखाता है कि ये सिद्धांत सिर्फ किताबी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल दुनिया में भी बहुत असरदार हैं, दशकों बाद भी, बदलते बाजारों में भी। तो आज की इस गहरी पड़ताल से हमने बेंजामिन ग्राहम के इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें समझने की कोशिश की। अगर हमें मुख्य बातों को समेटना हो तो वो क्या होंगी? मेरे ख्याल से सबसे जरूरी बातें ये हैं। पहला, निवेश को एक अनुशासन समझें, सट्टेबाजी नहीं। ठीक। दूसरा, बाजार की भावनाओं यानी मिस्टर मार्केट को समझें, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। हाँ। इमोशनल कंट्रोल सबसे जरूरी है। हाँ। तीसरा, हमेशा सुरक्षा के अंतर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ निवेश करें। ये आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। चौथा, लंबा सोचें, दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखें और धैर्य बनाए रखें। और पांचवा, ये जाने कि आप किस तरह के निवेशक हैं, रक्षात्मक या उद्यमी, और उसी के अनुसार काम करें। बिल्कुल। ये सिद्धांत सिर्फ ज्यादा पैसा बनाने के टिप्स नहीं है, बल्कि ये रिस्क को समझने, लॉजिकल फैसले लेने और अपनी मेहनत की कमाई को समझदारी से मैनेज करने का एक पूरा फ्रेमवर्क है। हाँ, ये हमें सिखाते हैं कि निवेश में सफलता दिमाग की तेजी से ज्यादा सोच की स्थिरता पर निर्भर करती है। और ये एक सफर है जो चलता रहता है। ग्राहम का फलसफा हमें लगातार सीखने, अपने जो बायस हैं, पूर्वाग्रह हैं, उनको समझने और अपने स्वभाव पर काम करने के लिए प्रेरित करता है। ये सिर्फ निवेश के बारे में नहीं, बल्कि तर्कसंगतता और सेल्फ कंट्रोल के बारे में भी है। और अब जब हम इस चर्चा के अंत में पहुंच रहे हैं तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ग्राहम के सिद्धांत दशकों पुराने हैं, तब से दुनिया बहुत बदल गई है। टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन का फ्लो, ग्लोबलाइजेशन। तो आज के इस कॉम्प्लेक्स और तेज माहौल में
एक निवेशक ग्राहम के सिद्धांतों को कैसे लागू कर सकता है? अच्छा सवाल है। असली मूल्य और सुरक्षा का अंतर जैसी चीजों का आकलन करते समय किन नए फैक्टर्स या रिस्क्स पर विचार करना जरूरी हो गया है, जबकि ग्राहम का जो मूल लॉजिकल फ्रेमवर्क है वो तो आज भी उतना ही प्रासंगिक लगता है। हाँ। क्या आज सुरक्षा का अंतर पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर सोचना दिलचस्प हो सकता है।